हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आज हम लेसन नंबर 4 यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और आपने अगर ये वीडियो पूरी नहीं देखी है या इस चैप्टर को पूरा नहीं देखा है तो पूरी वीडियो देखने के बाद में आप इस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6H। इथेन के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? ऑप्शन ये बनाए गए हैं। कोवलेंट बॉन्ड पूछे हैं, एथेन में कितने होते हैं? तो एथेन के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगा। एथेन का फॉर्मूला दे रखा है C2H6। क्या दिया है? C2H6, यानी इसमें 2 कार्बन है और एथेन है, इसका मतलब प्रत्येक कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। तो बाकी जो 4 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन से बनाएगा ही, क्योंकि एक बॉन्ड तो इसने कार्बन से बना लिया है, बाकी 3 वैलेंसी खाली है, उसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। ऐसे ही यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन है और 3 और 3 6 क्या हो गए? हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला आ गया C2H6। तो यहाँ पे कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। सेकंड क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन, नॉन, इसमें सफिक्स क्या है? ऑन। तो ऑन सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? कीटोन के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that। तो हमने पढ़ा था कि फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जब हम बर्तन से खाना बनाते हैं तो कई बार बर्तन के जो बॉटम होता है वो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक एंड हो जाता है। तो इसका कारण क्या है कि जो बर्नर है उसके अंदर कुछ कचरा आ गया है, उसके जो होल्स होते हैं उसमें क्या आ गया? थोड़ा सा कुछ ना कुछ डस्ट या कचरा आ गया है। तो वो उसकी वजह से ऑक्सीजन है वो प्रॉपर फ्यूल को नहीं मिल रही है जलने के लिए। तो विदाउट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी में जब फ्यूल जलता है ना, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी उसमें उसका कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है, तो बर्तन को क्या करेगा? काला करेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? द फ्यूल नॉट बर्निंग कंप्लीटली। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। यानी यहाँ पे अपने को CH3Cl की फॉर्मेशन करके दिखानी है। तो अपने को पता है कार्बन के पास में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शो करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको शो कर रही हूँ डॉट से। और क्लोरीन, तो चौथी वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी? क्लोरीन से। क्लोरीन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये क्या बन गया? एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है। एक यहाँ पे कोवलेंट हाइड्रोजन के साथ में बन गया और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में, एक यहाँ पे। ठीक है। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में और एक कोवलेंट बॉन्ड है वो क्लोरीन के साथ में बन गया। तो इस तरीके से CH3Cl की स्ट्रक्चर बन गई। और CH3Cl को क्या बोलेंगे हम? मैथिल क्लोराइड। और ये इस तरीके से। तो ये हो गई कोवलेंट बॉन्ड इन CH3Cl। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर एथेनोइक एसिड एंड H2S एंड प्रोपेनॉन एंड F2। इन सब के अंदर क्या बनानी है? अपने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। तो ये मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर आपको एथेनोइक एसिड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। H2S की बता देते हैं, प्रोपेनॉन की बता दूंगी और F2 की बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब H2S में सबसे सेंटर एटम क्या होता है? सल्फर। सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, 2 ऊपर और 2 नीचे और एक एक साइड में।
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, एक ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पे H2S की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे सल्फर और ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इस तरीके से H2S की फॉर्मेशन होती है। फिर है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब प्रोप आया, प्रोप मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3। और प्रोपेन है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड है। फिर ओन आया है, तो ओन का मतलब होता है यहाँ पे कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप क्या होता है, कार्बन जो बीच वाला कार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड ओ लगाना होता है। अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, एक ही है, यानी कि कंप्लीट नहीं है, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 यानी कंप्लीट है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद में इस कार्बन की वैलेंसी एक ही कंप्लीट है, तो यहाँ पे 3 क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन। क्या लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो ये है प्रोप प्लस एन प्लस ओन यानी प्रोपेनोन। उसके बाद में है F2 की स्ट्रक्चर। यहाँ पे फ्लोरीन जो एटम होता है ना, फ्लोरीन एटम के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक क्या हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने, कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस। तो यहाँ पे इस फ्लोरीन की जो कंडीशन है वही दूसरे फ्लोरीन की होगी, इसके पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं, और 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया है इनके पास में कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड से इसके क्या हो गया, ऑक्टेंट कंप्लीट हो गया। 7 थे पहले से, एक यहाँ से मिल गया, तो ये हो गया 8। ठीक है, ऐसे ही इसके भी 7 थे पहले, ठीक है, और एक इधर से मिल गया, तो इसके भी क्या हो गया, ऑक्टेंट कंप्लीट यानी 8। तो ये हो गया फ्लोरीन के बीच में फ्लोरीन फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये F2 की स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो होमोलोगस सीरीज होता है ऐसे कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, तो उसे होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जब होमोलोगस सीरीज पढ़ाया था तो समझाया था, जैसे होमोलोगस सीरीज कई तरीके की हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे एल्किन की होमोलोगस सीरीज होती हैं, ठीक है, एल्किन की होती हैं, और एल्काइन की होती हैं। तो जो इनके जो बेसिक फॉर्मूला है उसको जो फॉलो करती हैं वो क्या है, होमोलोगस सीरीज है। जैसे हम कर सकते हैं एल्केन की बात करें, तो एल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CN H2N+2। इस फॉर्मूले को जो फॉलो करता है ना वो क्या होती है, एल्केन की होमोलोगस होती है। CnH2n+2 है, तो पहला इसका कंपाउंड क्या होगा, CnN बराबर अगर एक कार्बन माने तो CH4 बनता है एल्केन, पहली एल्केन। फिर अगर CnN बराबर 2 माने तो C2H6 क्या बनता है, दूसरी एल्केन। और CN बराबर 3 माने तो C3 और क्या बन जाएगा, 8, C3H8। तो ये तीनों एक दूसरे की क्या है, होमोलोगस है। और इनके बीच में अंतर क्या है, जो क्रम से अंतर होता है ना, एक दूसरे के अल्टरनेटिव अंतर है इसमें और इसमें, तो CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है, CH2 का, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर होता है। ठीक है, तो ये एल्किन की होमोलोगस हो गई। ऐसे ही हम बना सकते हैं एल्किन की होमोलोगस, एल्किन। तो यहाँ पे एल्किन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH2n। तो यहाँ पे n बराबर अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन से एल्किन नहीं बनेगी, क्योंकि एल्किन का मतलब ही क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना। तो यहाँ पे कम से कम क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। तो सबसे छोटी एल्किन क्या होगी, C2H4। ठीक है, C2H4, C3H6, C4H8, ये क्या हो जाएगी सबसे, ये एक दूसरे की क्या है, होमोलोगस कंपाउंड है। इन दोनों के बीच में जो ये क्रम से आ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है, देख लो चाहिए। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 है, तो 1 कार्बन का अंतर आ गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो एक CH2 के बराबर आएगा। ठीक है,
तो ये एक दूसरे की क्या है, होमोलोगस है। ऐसे और भी एल्काइन की भी बना सकते हैं। ऐसे फिर जैसे 3 कार्बन का हम बना लेते हैं प्रोपेनॉन। ये है 3 कार्बन का प्रोपेनॉन CH3। तो ऐसे ही 4 कार्बन का बनाएंगे तो 4 कार्बन ये रहे, ठीक है, और 1 कार्बन डबल बॉन्ड ओ से जोड़ देते हैं, तो ये एक ब्यूटेनॉन बन गया। CH3 CH2 CH3 यहाँ पे, ठीक है, ये ब्यूटेनॉन बन गया। यहाँ 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इसमें और इसमें जो अंतर है ना, वो केवल किसका है, एक CH2 ग्रुप का मिलेगा आपको। चेक कर सकते हो आप, ये CH3 ये CH3 ये C डबल बॉन्ड O ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ये CH3, अंदर किसमें आ रहा है, CH2 का। तो प्रत्येक होमोलोगस सीरीज में जो नियरेस्ट जो होते हैं ना होमोलोगस कंपाउंड, उनके बीच में अंतर एक CH2 का ही आता है। हाउ can ethanol and ethanoic acid differentiated on the basis of their physical and chemical property? एथेनॉल क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें किसी प्रकार के लिटमस का कोई चेंजेस नहीं होता है, ना ब्लू का ना रेड का। लेकिन एथेनोइक एसिड क्या होता है, एसिड है तो एसिडिक होता है, इसमें ब्लू लिटमस डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी से इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो भाई एथेनॉल को के अंदर अगर सोडियम डालोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, जबकि एथेनोइक एसिड में सोडियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये इसका क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। व्हाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? Will a micelle be formed in other solvents such as the ethanol also? ये कह रहा है पानी के अंदर सोप डालने पर क्या बनता है, मिसेल की फॉर्मेशन होती है, जबकि एथेनॉल, अगर एथेनॉल में सोप लगाएंगे तो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो भाई मिसेल किस में बनता है, सोप मिसेल बनाती है पानी में। जबकि एथेनॉल क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करता है। एथेनॉल के साथ में सोप रिएक्शन नहीं करता है। तो ये बात है इसमें। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस? तो ये क्वेश्चन है कि कार्बन है वो, उसको एज ए फ्यूल के रूप में ज्यादा से ज्यादा क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये जलने पर क्या करता है, हाई हीट और हाई फ्लेम देता है, इसलिए इसको हम एज ए फ्यूल काम में लेते हैं। इतना सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम एंड व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। ये हार्ड वाटर के साथ में जब सोप लगाते हैं तो स्कम बनता है, यानी प्रेसिपिटेट बनता है, क्यों? तो हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयंस होते हैं, जिनके साथ में सोप है वो फोम नहीं बनाती है, झाग नहीं बनाती है, इनके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, प्रेसिपिटेट बना लेती है, जो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। तो हार्ड वाटर से ट्रीट करने पर क्या बना देती है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेती है, जिसको स्कम कहते हैं। फिर है क्योंकि इसमें हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इसलिए। What change will you observe if you test soap with litmus paper red and blue? ये कह रहा है साबुन को अगर आप लिटमस से चेक कर रहे हो तो आप सोप की नेचर क्या बताओगे? तो सोप के पास सोप का जो घोल होता है, पानी का घोल होता है साबुन का, उसके अंदर ब्लू लिटमस लेके जाओगे तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड लेके जाओगे ना तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब सोप की नेचर कैसी होती है, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे वो कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो सोप इज द नेचर इन बेसिक। फिर व्हाट इज द हाइड्रोजिनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? तो हाइड्रोजिनेशन क्या होता है और इसका इंडस्ट्रियल महत्व क्या है, औद्योगिक महत्व क्या है? तो हाइड्रोजनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है,
इसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल और पैलेडियम। और हाइड्रोजन जुड़ करके वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। और इस रिएक्शन का यूज हम ऑयल से घी बनाने के लिए करते हैं। जो डालडा घी बनता है वो इसी रिएक्शन से बनता है, हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजनेशन और इसका इंडस्ट्रियल यूज है ऑयल से घी बनाने की लिए इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन मैंने बताया था अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना वो ही देते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें अनसैचुरेटेड कौन है, तो पता चलाने के लिए हमें पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है CnH2n और CnH2n-2। इन दोनों फॉर्मूले को जो फॉलो कर रहा है इनमें से वो ही क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे देखिए CH4 है तो एक कार्बन है और एक कार्बन के कंपेयर में दुगने हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, CH4 ज्यादा है ना, डबल से भी ज्यादा है, और यहाँ डबल से क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन 2 कम होने चाहिए। तो डबल से ज्यादा होगा तो भी नहीं होगा, डबल से हाइड्रोजन 2 कम होंगे तो अनसैचुरेटेड होगा, डबल होगा तो अनसैचुरेटेड होगा, डबल से 2 कम होंगे तो भी अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे कार्बन 1 है, उसका डबल CH2 होता है, तो 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होगी एडिशन रिएक्शन। यहाँ ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का डबल होता है 4, 4 में से 2 कम है, इसका मतलब एल्काइन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें होगी एडिशन रिएक्शन। इसमें 3 कार्बन है और 3 का डबल यानी कि दुगना है तो ये C3H6 यानी प्रोपीन है, इसलिए एल्किन को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड है, इसलिए एडिशन रिएक्शन देगा। फिर C3H8 ये एल्किन को फॉलो कर रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं देगा रिएक्शन। और उसके बाद में है C2H6, तो ये भी एल्किन को फॉलो कर रहा है और ये भी एल्किन को कर रहा है, तो ये दोनों ही और ये नहीं देंगे एडिशन रिएक्शन, और ये दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे। लास्ट 14 क्वेश्चन है, गिव ए टेस्ट ट्यूब दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकल, चुप एक मिनट, ट्यूब दैट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट केमिकल कुकिंग ऑयल। अच्छा ये पूरा पढ़ा नहीं था मैंने, सॉरी। केमिकल बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल, तो अपने को बटर और कुकिंग ऑयल में डिफरेंशिएट केमिकली करना है। तो केमिकली करना है ना, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, एक लैब में आता है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर आता है, इसको हम बटर में और ऑयल में डाल के देखेंगे। तो ऑयल में डालेंगे ना तो इसका जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ना, इस तरीके से होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। तो ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा, मतलब कलर खत्म हो जाएगा इसका। लेकिन बटर के अंदर कलर लेस नहीं होगा, तो इससे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, आप अच्छे से देख लेना। और ये अपना चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे साबुन के फॉर्मेशन की प्रोसेस बता रखी है जो कि लेबोरेटरी में यूज करने वाली है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में आता है, बहुत ही हार्ड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको हम ऐसे जनरली घर पे ला करके यूज करेंगे तो बहुत सावधानी रखनी होती है, नहीं तो जलने एसिडिक बिहेव करेगा ये। ठीक है, जलन पैदा कर देता है हाथों पे अगर गिरे तो साबुन बनाने वाली जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर ग्लव्स वगैरह को यूज किया जाता है। तो ये साबुन बनाने की यहाँ पे प्रोसेस दे रखी है, कैसे बनती है, थोड़ा पढ़ लेना इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझे। 10 वीडियो बनी है, पूरा अच्छे से समझें और बार बार वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये चैप्टर बढ़िया से समझ में आ जाए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स का चैप्टर है और केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है ये आपका 4th। तो अच्छे से पढ़ें और लाइक सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आगे बनाऊं कि नहीं बनाएं, ये भी बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है कितना टाइम वेस्ट होता है इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग है ना इसको देखा करो, जिससे कि
मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग देख तो रहे हो कम से कम, ठीक है। आगे बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले, नहीं तो फिर मन नहीं करता बनाने का। तो थैंक यू, बाय।